दोस्तों, चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय जवानों ने डट कर जवाब दिया और आखिर में चीन के सैनिक लौटने के लिए मजबूर हो गए। अब तक चाइना 6 बार भारत के साथ घुसपैठ कर चुका है। 1967, 1975, 1987, 2017 में डोकलाम, 2020 में गलवान और अब तवांग। आखिर ये चाइनीज चाहते क्या हैं? 9 दिसंबर की घटना से एक हफ्ते पहले ही चीन ने भारत से 1993-96 में हुई द्विपक्षीय सीमा समझौता का पालन करने के लिए बोल रहा था। तब वह ओली में भारत और अमेरिका के सैन्य अभ्यास से भड़का हुआ था। तब भारत ने भी कहा था कि ये हमारा आपसी मामला है, हम किसी के साथ भी सैन्य अभ्यास कर सकते हैं और इसमें किसी थर्ड पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उसने बॉर्डर पर तवांग सेक्टर में खुलेआम दुस्साहस किया है। यहाँ तक कि उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी अड़चनों के बावजूद भारतीय सेना ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिकों को चोट आई है, लेकिन अच्छी बात है कि चीन के सेना पीछे भाग खड़े हुए। चीन और उसकी फौज का मकसद भले ही स्पष्ट न हो, पर उसकी मंशा साफ साफ जरूर दिखाई देती है। फिलहाल बॉर्डर पर हमारे सेना अलर्ट है और हमारी एयरफोर्स चीन की हरकतों को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास हालात पर करीबी से नजर रख रही है। लेकिन इस घटना से भारत को कई सबक सीखने की जरूरत है, जिससे कि दोबारा चीन घुसपैठ करने की जरूरत न करे। पहला, चीन सुधरने वाला नहीं है। तवांग सीमा पर हुई घटना यह बताने के लिए काफी है कि चीन सुधरने वाला नहीं है। वह 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार भारत को उकसाता रहेगा। असल में चीनी सेना का मकसद साल 1959 के उसके तत्कालीन आर्मी चीफ के द्वारा खींचे गए नक्शे को लागू करने का है। इसके तहत वे पश्चिमी या पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में सीमा के बारे में चीनी धारणा को परिभाषित करना चाहेंगे, यानी कि वे लोग अपना टेरिटरी को बढ़ाकर भारत के अंदर अपना बॉर्डर बनाना चाहते हैं। उसका दूसरा मकसद अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा जमाने का है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर भारत चीन के हिसाब से सीमा मुद्दों पर काम करेगा तो चाइना इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो आप गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि तवांग पर जो हुआ उसने यह साबित कर दिया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के मकसद के लिए आने वाले वक्त में भी ऐसी हरकत करता रहेगा। सबक नंबर 2 यह है कि रूस के साथ जाने में रिस्क है। देश में एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत को अमेरिका के बजाय रूस से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। उनका दावा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे वह 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य बलों की मौजूदगी का हवाला देते हैं, जिसका मकसद भारत पर दबाव बनाना था। भारतीय सैन्य सेवाओं से जुड़े लोगों का मानना है कि भारत को विदेश नीति का पालन करते हुए रूस और चीन से करीबी रखनी चाहिए, बदले में उसे सीमा पर शांति का माहौल मिल सकता है। यहाँ पर लोग यह भूल जाते हैं कि रूस चीन का आंख बंद करके समर्थन करने वाला देश है। वहीं भारत को वेस्टर्न कंट्री से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिससे वह अपने सैन्य उद्योग को बढ़ा सकता है। चीन के साथ रिश्तों का समर्थन करने वालों को यह भी याद रखनी चाहिए कि उसने सिक्किम को भारतीय हिस्से के रूप में तभी मान्यता दी जब अमेरिका ने भारत को 2002 में सिविलियन न्यूक्लियर डील का ऑफर दिया। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1962 के युद्ध के दौरान रूस ने नहीं बल्कि अमेरिका ने भारत का साथ दिया था। और इस तवांग में हुई झड़प के बाद अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन दिया है और वहीं रूस अभी चुपचाप है। गाइज, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी परमानेंट इनेमी नहीं होता और न ही कोई परमानेंट फ्रेंड। अगर ट्रेड है तो फ्रेंड है, अगर ट्रेड नहीं तो फ्रेंडशिप भी खत्म। और भारत का इन चाइनीजों के साथ $120 बिलियन का ट्रेड होता है। अगर $2 बिलियन भी पाकिस्तान को मिल जाए तो वह खुशी से नाचने लगेगा, और यहाँ तो $120 बिलियन है। इसके बारे में तो आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी चलिए आपको बताते हैं सबक नंबर 3। तीसरा सबक यह है कि हम लोग को आक्रामकता दिखाना पड़ेगा। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत नहीं चाहता कि चीन सीमा पर खुरापात करे तो उसे क्वाड से बाहर रहना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक क्वाड अमेरिका को ज्यादा सूट करता है, क्योंकि वह इसके जरिए इंडो पैसिफिक पर निगरानी चाहता है। इनका कहना है कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ इंडियन ओशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह रणनीति कारगर नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि भारत सैन्य मामलों में चीन से कमजोर है। वहीं चीन के ग्लोबल रोल की तुलना में भारत की भूमिका क्षेत्रीय ही है। हालांकि इंडो पैसिफिक से दूरी बनाने के भी अपने खतरे हैं। ऐसा होने पर चीनी नेवी आने वाले वक्त में इंडियन ओशन में पेट्रोलिंग शुरू कर देगी। ऐसे में भारत का एग्रेसिव होना ही चीन पर काबू पाने का एकमात्र उपाय है। इसलिए भारत को चाहिए कि वह ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर इंडियन ओशियन में चीनी सेना पर दबाव बनाए। चौथा सबक क्या है कि भारत को अपनी सेना को पूरी तरह से हाईटेक बनाए। LAC पर दुश्मन को देखते हुए उसे इसके लिए फ्रांस और अमेरिका जैसे अपने सहयोगियों की मदद लेनी चाहिए। पिछले दशकों में भारतीय सेना बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनाती थी, क्योंकि उससे आशंका थी कि कहीं इससे चीनी सेना को ही मदद मिलने लगे। हालांकि अब यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से भारत को चाहिए कि वह सीमा पर संसाधनों को चीन के स्तर तक अपग्रेड करे, और अगर भारतीय सरकार चाहे तो ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। पांचवा सबक यह है कि भारत को अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को चीन की तरह ही अपग्रेड करे। ऐसा करने पर LAC पर चीन की सेना की सभी हरकतों की निगरानी हो सकेगी। पूर्व में चीन के ऊपर दबाव न बनाने का खामियाजा भारत भुगत चुका है। तिब्बत से बौद्धों को निकाले जाने जैसी घटनाएं हुई है। और तो और पहले भारतीय इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस चीन और LAC पर उसकी सैन्य गतिविधियों को उतना ध्यान नहीं देती थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1950 में बनाई गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तैनाती साल 2020 में जाकर हुई है। हालांकि इंटेलिजेंस सिचुएशन में भी पहले से ज्यादा बदलाव आया है, लेकिन इसे और बेहतर बनाए जाने की जरूरत है। गाइज, ये राय मेरा नहीं बल्कि भारतीय एक्सपर्ट्स का है। और जिस प्रकार से हमारे भारतीय सेना ने 600 सैनिकों को पीछे खदेड़ा है, उसके लिए हमारे भारतीय सैनिकों को जय हिंद। और अब आप ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।